26 जुलाई 2025 की सुबह की ये बात होती है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से अपनी दुकान पर ड्यूटी के लिए जाने से पहले कहता है कि कल तीज का त्योहार है, अगर तुम कहो तो हम लोग तुम्हारे मायके चलते हैं, घूम आते हैं और तुम जो है अपने रिश्तेदारों से भी मिल आओगे। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है मायके जाने से इनकार कर देती है और नहीं जाती है। फिर वह जो व्यक्ति होता है अपनी दुकान पर चला जाता है ड्यूटी के लिए और फिर दुकान बंद करके जब शाम को वापस अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी जो बीवी है, जिसका नाम सपना होता है, सपना घर पर नहीं है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति आया था जो कि सिंदारा का सामान लेके आया था। और फिर वह व्यक्ति जो कि सिंदारा का सामान लेकर आया था, जब सपना से पूछता है कि तुम अगर चलना चाहो तो मायके चल सकती हो, तो सपना उसे मना नहीं करती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह बात जब उस व्यक्ति को पता चलती है, जिसका नाम रवि शंकर होता है, रवि शंकर को यह बात पता चलती है तो बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन इसके बाद 26, 27, 28 और इसी तरह से 31 तारीख तक भी वह बीत जाता है, वहीं पर रहती है, वापस नहीं आती है। और वह जो व्यक्ति होता है रवि शंकर, वहां जो है मायके उसके जाने का इंतजार कर रहा था, बहाना ढूंढ रहा था। अब 31 तारीख की सुबह सुबह रवि शंकर अपनी पत्नी सपना के पास फोन करता है और बताता है कि सपना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत सपना देखा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सपना कहती है अगर ऐसी ही बात है तो चले आओ, मिल लो। अब रवि शंकर भी उसके पास जा पहुंचता है। जब रवि शंकर वहां पर पहुंचता है तो जो सपना थी, सपना अपने बड़ी बहन के घर पर रह रही थी। यानी उसके जो सपना के माँ बाप थे, जब वह 5 साल की थी तभी गुजर गए थे। सपना की कोई देख रेख करने वाला कोई उसका वारिस नहीं होता है, तो उसकी जो बड़ी बहन होती है उसको अपने घर ले आती है और उसको अपने पास रख लेती है। अब जो रवि शंकर है उसकी बहन के घर यानी सपना जहां पर थी वहां पहुंचता है तो सपना के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी बड़ी बहन होती है, साथ ही सपना होती है। अब रवि शंकर जो है मेन गेट को बंद करता है अंदर से। उसकी जो बड़ी बहन होती है बाहर थी, घर के मेन गेट के बाहर थी। और उसके बाद उसको ऊपर के एक कमरे में ले जाता है। उसको कहता है चलो, मैंने काफी दिन हो गया, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मेरे साथ बैठो अकेले में। उसको एक कमरे में ले जाकर बैठता है, उसके साथ बातचीत करना शुरू करता है। इसी दौरान वह कहता है कि सपना, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, कुछ उपहार लेकर आया हूँ, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक हार लेकर आया हूँ गले में पहनने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आंख बंद करो और मैं तुम्हें अपने हाथों से इस हार को जो है पहनाऊं। सपना बहुत खुश होती है और वह कहती है कि ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। खैर सपना जो है अपनी आंखें बंद करती है और इंतजार करने लगती है और काफी खुश रहती है कि उसके पति उसके लिए हार लेकर आए हैं। अब जो रवि शंकर होता है, हार तो नहीं ले गया था खैर वह, लेकिन अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर गया था। सपना ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, तभी जो रवि शंकर होता है उस हथियार का प्रयोग कर उसके गले को रेत देता है बुरी तरह से। और फिर जब वह चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह को पकड़ लेता है। लेकिन एक आवाज जो है, एक चीख जो है, उसकी बहन तक पहुंच जाती है। अब उसकी बहन जो है बाहर से दरवाजा खटखटाना शुरू करती है। दरवाजा बंद करके पहले से ही रवि शंकर आया था अंदर। साथ ही जब हल्ला होता है चारों तरफ, उसकी बहन चिल्लाना शुरू करती है तो आस पड़ोस के काफी लोग जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं गांव के और घर को जो है पूरी तरह से घेर लेते हैं। तब तक रवि शंकर अपनी पत्नी को बुरी तरह से लगभग 20 से भी ज्यादा घाव दे चुका था। कई जगह उसके शरीर में उस हथियार का वार करके उसको मार चुका था। जब तक सपना की आखिरी सांस चलती है उसको मारता रहता है और इसके बाद में वह पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को फोन करके पूरी डिटेल बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे अपनी पत्नी की जो है हत्या कर दी है और मैं इस गांव में इस जगह पर इस घर में हूँ। इधर से हल्ला हो रहा है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। फोन करने के 15 मिनट बाद लगभग जो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है तो जो गांव वाले थे, उसकी जो बहन थी सपना की, सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि पुलिस को किसने बुलाया, ये सब क्या हो रहा है। अब पुलिस जो है दोबारा उसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन जब कॉल करती है तो रवि शंकर जो है दरवाजा खोलने में 10-15 मिनट और लगा देता है।
और 15 मिनट के बाद जो है दरवाजा खोला जाता है रवि शंकर द्वारा। और जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस अंदर को जाती है। अंदर को उसकी बहन भी जाती है, कमरे में पहुंचती है। उसकी बहन देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है। रवि शंकर जो है पूरी तरह से खून से लथपथ था और सपना जो होती है उसकी पूरी तरह से सांसें बंद हो चुकी थी। उसके शरीर पर बहुत सारे वार किए गए थे। अब पुलिस जो है उस लाश को अपनी हिरासत में लेते हुए साथ ही उसको भी हिरासत में लेती है, रविशंकर को। अब जब पुलिस रविशंकर से इस घटना को लेकर उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि मेरी शादी को सपना के साथ लगभग 8 महीने के आसपास बीत चुके हैं, लेकिन जब से सपना की शादी हुई है मेरे साथ, मैं देखता हूं कि सपना जो है ज्यादातर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी बात को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं सपना के साथ, तो सपना जो है ज्यादातर अपने जीजा का जिक्र करती है। हर बात पर वो अपने जीजा का जिक्र करती है और ऐसा लगता है कि इसका सब कुछ इसका जीजा ही है। मैं कई बार सपना को समझा भी चुका हूं कि तुम जो है धीरे धीरे इन सब चीजों को भूल जाओ, इन सब चीजों से जो है दूरियां बना लो, क्योंकि अब तुम्हारी जो है मेरे साथ शादी हो चुकी है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे साथ घर बसाना है। लेकिन सपना को भी जिससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ती है, वो अपनी आदतों में जरा भी बदलाव नहीं लाती है। और जब एक दिन मुझे पता चलता है कि यह 7 महीने की गर्भवती हो चुकी है, तो मुझे यह लगता है कि अब धीरे धीरे अपने बच्चे के प्रति ध्यान देगी और इसके जीजा की जो बातें हैं, इसके परिवार की जो बातें हैं, उधर से अपना ध्यान हटाएगी और इसका जो है ध्यान धीरे धीरे अपने बच्चे के ऊपर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अपने बच्चे पर इसका ध्यान नहीं जाता है। अपने बच्चे के बारे में लेकर यह कोई भी जिक्र नहीं करती, कोई बातचीत नहीं करती, इसको कोई फिक्र नहीं है। केवल और केवल यह अपने जीजा के बारे में ही हमेशा ही बातें करती रहती है। इसी दौरान एक दिन 26 जुलाई 2025 की तारीख होती है और जब मैं इससे कहता हूं कि कल जो है तीज का त्योहार है और मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलता हूं, घुमा लाता हूं, मैं भी घुमाऊंगा और तुम भी अपने जो है जीजा से, दीदी से और सभी लोगों से मिल लेना। लेकिन जब मैं इससे जाने के लिए कहता हूं तो ये इनकार कर देती है। और जब इसके जीजा इसको लेने आते हैं तो मुझे बिना बताए और बिना एक बार उनसे मना किए ही उनके साथ तुरंत ही चल पड़ती है और जो है अपने मायके यानी अपने बहन के घर चली जाती है। और इसके बाद 4-5 दिन बीत जाते हैं और यह वापस नहीं जाती है और इसी बात को लेकर मैं काफी दुखी रहता था और मैं सोचता हूँ कि यह सब मेरे साथ क्या चल रहा है और उसके पास जाने के लिए एक बहाना ढूंढता हूँ और फिर उसके पास पहुंचकर मैं उसकी हत्या कर देता हूँ। जब पुलिस वाले, मीडिया वाले उसके जीजा से, उसके जीजा का जो नाम होता है मुन्ना होता है और उसकी जो बड़ी बहन होती है सपना की, जिसका नाम ममता होता है, उसके जीजा मुन्ना से जब बातचीत करती है, इस बारे में चर्चा करती है कि क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर रविशंकर के द्वारा, क्या सत्य है, तो मुन्ना बताता है कि इसके माता पिता 5 वर्ष की उम्र में ही इसकी गुजर गए थे। इसके बाद जो इसकी परवरिश हमने किया, इसके आगे पीछे कोई नहीं था और इसके बाद इसका रिश्ता देखकर मैंने रविशंकर के साथ इसकी शादी कर दी थी। लेकिन रविशंकर ने इसका कुछ गलत ही मतलब समझ लिया और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है यह सरासर गलत है। दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ और मेरठ का ही एक थाना लगता है भावनपुर और भावनपुर की एक जगह लगती है कीनानगर। यह कीनानगर की एक सच्ची घटना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में आप बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।